पिता के एक फैसले ने बेटे के होश उड़ा दिए। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि अनवरतन बोलती जा रही थी। बस बात इतनी सी थी कि पिछले 3 से 4 दिन से जगदीश प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द बेहाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी और दर्द के कारण ये संभव ना था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। वह कहा था कि दर्द खत्म हो जाए तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था और उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह बोल रही थी कि जब खाना नहीं था तो पहले ही बता देते दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे नहीं खत्म होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ हैं और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपने छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए। अतीत की दृढ़ता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ अपने घर का संचालन करती थी। मितव्यता क्या होती है यह जगदीश प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखी थी, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चित हो जाते थे। घर के मामलों में वह कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती थी तो वह हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उनका जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी की इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिल था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान को 2 मंजिल की और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटे की शादी हो गई थी और तीनों बेटे के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब जगदीश प्रसाद जी अपने छोटे छोटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइया सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से हो तो कुछ नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियां बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थी। इधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो तुम जिम्मेदार भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के साथ दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उसकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुत ही उन पर निर्भर थी। जगदीश प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते तो उन कहते कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में तो जो सपने में तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया अब करूंगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी, पर जगदीश प्रसाद जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर चली गई। जगदीश प्रसाद जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनाई थी उसमें अब दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय एक दूसरे को बधाई देने भी कोई सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। एक अकेले जगदीश प्रसाद जी ही रह गए थे जो सबको समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपना
आप को सहारा या महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही वो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटे और बहुओं की आवाज सुनाई दी। कौतूहल विश्वास वो चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख वे ठिकाना न रहा जब उन्होंने सुना कि तीनों बेटे ने उन्हें 2-2 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू की शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी थोड़ा आजाद रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। तकलीफ तो सबको हो गई थी पर कोई चारा ना था। अब जगदीश प्रसाद जी 3 हिस्से में बट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने कभी एक बेटे के पास, फिर दूसरे और तीसरे के पास। मुसीबत तो सब आती थी, सब जब कभी महीने में अंत में यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि अब वो 2-4 दिन के बाद दूसरे बेटे के पास तो जाना ही है, वो ही इलाज करा देगा। आज जगदीश प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था। उनका दिल कुछ मीठा और कुछ गर्म कुछ नरम खाने का हो रहा था। उन्होंने अपनी मंझली बहू को हलवा बनाने के लिए कहा और हल्का सा जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको कुछ और तो सोचना नहीं है, इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद मुन्ना छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना, मैं किसी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगदीश प्रसाद जी के सब्र का पैमाना छलक गया। आज तक वो अपने बेटे बहुओं की सब जातियों बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आंखें आंसुओं में भर गई और वे कैलाश जी के घर चल पड़े। कैलाश जी अपने बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथ ही रहे। कैलाश नाथ जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वो दिल से ही नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो, किस बात का कि तुम्हें कमी है, मकान भी तुम्हारे नाम है, बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी की भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगदीश प्रसाद जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए तो ऐसा सोचना किसके लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय ही आ गया। कैलाश नाथ जी ने सलाह मशवरा करके जगदीश प्रसाद जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसी मन में मन उससे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दर्द नृत्य के चेहरे पर आया। वो भूखे पेट हुई सो गए। किसी ने भी खाने के लिए कुछ नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके तीनों बेटे पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टी में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी का क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जगदीश प्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप में देकर वह अवसर मिल रहा था कि चुपचाप शांत बैठ कर सबकी तैयारी देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही थी कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वो तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरह से आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कैलाश नाथ जी के पुत्र का खास दोस्त था। उसने मिलकर अपनी व्यवस्था बताई, कुछ सलाह मशवरा किया। वह वापस आ गए 20 दिन के बाद। जब बेटे बहुएं प्रशासित पर लौटे तो मकान पर ताला देकर सबकी त्योरी चढ़ गई। छोटी बहू मोना बोलने लगी, हद हो गई लापरवाही की। पता था कि हम आज यहाँ आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते। उनके गुस्से के कारण भी था कि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद अनिल व सुनील कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 20 लाख में बेच दिया है और अब वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा
था कि ये सब क्या हो गया था। उन्हें लग रहा था कि यह सब एक भद्दा मजाक है तो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी तो पिताजी ने 20 लाख में घाटा क्यों उठाया? ये उन सबकी समझ के बाहर था। कोई चारा न दिखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास कैलाश नाथ जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। कैलाश नाथ जी के पास में से जो सूचना उन्हें मिली उनसे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे खुद का हो गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। कैलाश नाथ जी के अनुसार पता जगदीश प्रसाद जी हरिद्वार चले गए और उन्होंने वहां एक घर ले लिया और सब वहीं रहेंगे। ये समाचार पूरे परिवार का एक भारी प्रहार था। बहुत अनिन्न विनय करने पर कैलाश नाथ जी ने सेवा पिता जी का पता प्राप्त करके और हरिद्वार की ओर चल पड़े। पिताजी का कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा कि पिताजी ने प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उन्हें होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कर किसी को आवाज दी। आवाज में ही 10-20 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने कौतूहल से उसे देखा। जगदीश प्रसाद जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और दीपक को 3 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच जगदीश प्रसाद जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहले करे, पर किसी की हिम्मत न हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतनी में दीपक एक ट्रे में 3 प्लेट लेकर आया और सबको एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते न देखकर जगदीश प्रसाद जी ने मकान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे। तुम सब हैरान हो रही होगी कि और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को क्या सनक सवार हो गई, लेकिन कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने कुछ तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह में किसी कुशलता घर को चलाया। ये मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं और आज मुझे ये कहने को कोई भी शर्म नहीं आ रही कि अपने उनसे अकेले तुम सभी को अपने प्यार का बांध रखा था। पर तुम 3 लोगों ने अपनी एक बात को ही किस्से में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी के जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटी सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था उसकी पेंशन वही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर एक बूढ़े के प्रति कर्तव्य कुछ भी है या तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते जगदीश प्रसाद जी का गला रुक गया। तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। जगदीश प्रसाद जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा ये फैसला है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ कि इसके जिम्मेदार भी तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया, 20 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझको इसका कोई मलाल नहीं है। 2-2 लाख मैं अपने पोते पोतियों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया है, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेगा। मैंने यह घर खरीद लिया है तो कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट सभी व्यवस्था है, सुविधा है। उसमें जो भी कमी थी वो मैंने जुटा ली है। मैंने इसके लिए आश्रम के 24 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह आश्रम भी संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वो एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम भी जमा करा दिया। जब बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जो
इंटरेस्ट आएगा उसका मेरा खर्च आराम से चल जाएगा, मैं अपना खर्चा आराम से चला लूंगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है, जैसे चाहो वैसे हो। ये सब कहकर जगदीश प्रसाद जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी इन बातों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर हलवा सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर